दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है चार मूर्खों के ससुराल के किस्से। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नाकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। एक दिन चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। आपस में वो तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बड़े बुजुर्गों के पास चलकर ही ये तय किया जाए और वही हमारा फैसला करेंगे कि हम में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर बड़े बुजुर्गों के पास गए जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे उनमें से एक ने कहा, हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि ज्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात या कोई ऐसा किस्सा हो तो हमें बताओ, इससे हम तय कर पाएंगे कि आप चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। चारों ने अपना अपना किस्सा बताना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला कि मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। अब क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ में थोड़ी हूँ में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। और माँ ने मुझसे कहा कि सिर्फ हाँ या ना, ये बस दो ही शब्द में जवाब देना। मैं ससुराल पहुंच गया। ससुर जी आंगन में ही कुर्सी पर बैठे थे। जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और कहा, आइए जवाई राजा, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा ना। तो वो चौंक गए। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? मैंने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जमाई जी को रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म से मारे कह नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या तंगी है पैसों की? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर रुपए पैसों की तंगी है तो सुबह उसका इंतजाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा तो मुझसे कहा, लीजिए खाना खा लीजिए। मैंने कह दिया ना। ससुर जी ने सास से चुपके से कहा, हो सकता है इनके रुपए पैसे की परेशानी की वजह से खाना खाने का मन ना हो, एक बार उनसे फिर पूछ कर देख लो। फिर सास ने कहा, खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है? मैंने कहा ना। फिर वो मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी कि जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपने अपने जगह पर सो गए। जवाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा, मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी और ना के चक्कर में मेरा पेट भूखा ही रह गया। फिर उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा तब तक पेट में दौड़ रहे चूहे मुझे परेशान करते ही रहेंगे। उसने सोचा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया तो एक हांडी में लड्डू रखे हुए थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन हटाकर लड्डू उठाया और मुंह में ठूस लिया, और जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। उसकी आवाज हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई। लड्डू को मुंह में रखकर ही जवाई भागकर अपने कमरे में घुस गया और चादर ओढ़कर सो गया। सास को लगा, पता नहीं क्या बात है जो जवाई जी अचानक यूं ही भागकर गए। सास ने ससुर को उठाकर कहा कि जाओ जरा जवाई जी से पूछ लो कि क्या बात है, वो ऐसे भाग क्यों रहे थे। उनके साले ससुर
उनका हालचाल पूछने जब उनके कमरे में आए तो जवाई चादर तान कर सो रहा था। उन्होंने चादर हटाई और उसे उठाया तो देखा कि उसका मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके सालों ने कहा, माँ ये क्या परेशानी बताएंगे? इनकी परेशानी तो साफ नजर आती है। इनको अचानक क्या हो गया? जब आए थे तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में जवाई को जल्दी से लेकर वैद्य के पास चले गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह में अचानक क्या हो गया है? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा और उसने जवाई के मुख पर हुए एक तरफ सूजन पे हाथ लगाया तो लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वो चकरा गया। उसने सोचा कि ये कौन सी बीमारी है? ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई? उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सब हैरान थे कि क्या हो रहा है। फिर वैद्य ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़कर खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आया देखकर सब जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वैद्य जी को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जवाई जी यह क्या है? आपके मुंह में लड्डू कहाँ से आया? फिर जवाई ने सारी आप बीती कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे बेवकूफ, ऐसी परेशानी थी तो पहले बता दिया होता। पहले का किस्सा यही खत्म हो गया। अब दूसरे ने बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहनकर जाना। मैं गांव के बाजार में जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे? तो वही एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया और पास में एक झोपड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस झोपड़ी में ही अपने नए कपड़े खोलकर बदल लूं और आज की रात यही बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वही झोपड़ी में अपने नए कपड़े टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास में ही खेत में एक घर बना हुआ है। क्यों न यही 2 रोटी मांग कर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहां पहुंच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी और वो घर जो था वो खेत में बना था, इसलिए वहां पर भी बिजली नहीं थी। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचा उसने आवाज लगाई, लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं था कि वो घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। अब उसके ससुर और साले सब सो रहे थे। उसकी सास और उसकी पत्नी बैठे बैठे बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा 2 रोटी और सब्जी दे आ। बिजली नहीं आ रही है तो तू ये मोमबत्ती ले जा। और मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन वो मुझे ना देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी मैं चौंक गया कि अरे ये तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है। मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे गाय भैंसों की गोबर की ढेरी लगी हुई थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सारे घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले दौड़कर बाहर आ गए। मुझे उठाया, नहला धुलाकर साफ किया और पूछा, जवाई जी आप यहाँ कैसे और इस हालत में? मैंने अपनी सारी आप बीती उन्हें कह सुनाई तो मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना, हमें तो बस आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का भी किस्सा खत्म हुआ। अब बारी आई तीसरे मित्र की।
उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर मिली कि मेरी सास की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को घर संभालने के लिए छोड़कर मैं अपने ससुराल पहुंच गया। सास के हालचाल पूछे। घर में सास के अलावा कोई और नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमसे बातें करने लगी। अब सास को खेत में खाना लेकर जाना था, तो मैंने भलाई लेते हुए कहा कि आप यही आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लाइए खाना मैं ही दे देता हूँ, मुझे बता दीजिए कि कौन सा खेत है। सास ने मुझे खेत का पता बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां चौराहे पर एक काट लगा हुआ था। मैंने कभी काट नहीं देखा था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के राजा को अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता है तो राजा उस आदमी को इस काट में बंद कर देता है। मैंने सोचा कि ये चीज तो पहली बार देखी है, क्यों न इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वही रखी और काट में अपना सिर दे बैठा। वहां पर एक पत्थर था जिसे मैंने ठोक दिया तो वो थोड़ा सा और सख्त हो गया। इतनी ही देर में कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई। मैंने वो पत्थर कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काट में हिल भी नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा तो इंतजार करते करते शाम हो गई। फिर वो दोनों गुस्से से आग बबूला होकर घर चले आए और अपनी अपनी पत्नी पर बरस पड़े। सास हैरान रह गई कि ऐसा क्या हुआ। दिन में तो जवाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथों आपके लिए खेत पर भिजवाया था, क्या वो पहुंचे नहीं? ससुर ने कहा, जवाई जी खाना लेकर, लेकिन वहां तो कोई नहीं पहुंचा। अगर वो वहां नहीं पहुंचे तो यहाँ भी नहीं है, तो वो गए कहाँ? गुस्सा भूलकर साले और ससुर जवाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उनसे पूछते जाते। फिर एक आदमी मिला। उसने बताया कि आपका जवाई चौराहे पर काट में अटका पड़ा है। अब जो उसका ससुर था वो गांव का हुक्मदार था। उसने चौंक कर कहा कि काट में, लेकिन मेरे जवाई ने ऐसा क्या गुनाह किया कि राजा ने उसे काट में दे दिया? ससुर और साले राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा, महाराज, मेरे जवाई से ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने उसे काट में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काट में दिलवाने का हुक्म नहीं दिया। फिर उसने अपने सिपाहियों से पूछ लिया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मालूम महाराज, आज तो किसी को भी काट में नहीं डाला गया। अब राजा, उसके सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वह चौराहे पर जा पहुंचे और काट में जवाई को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काट में किसने डाला? तो उसने सारी दिन भर की कहानी उन्हें सुनाई। सबके सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े। वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफी भरी बात भी नहीं करनी थी। तुम खुद के खुद ही काट में घुस गए। फिर उसको काट से निकालकर घर ले गए। तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, अब मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से जुड़ा है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मेरी पत्नी और बच्चे थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही मायके चली गई और मैं खेतीबाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर ही रह गया। जब शादी का ऐन वक्त आ गया तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। फिर मैं भी ससुराल पहुंचा। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था। मैंने खाना खाया, थोड़ी आवभगत करवाई और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तम्बाकू तो अपने घर पर ही भूल आया हूँ। मुझे तम्बाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूँ?
बिना तम्बाकू खाए तो मुझे नींद नहीं आती। अब मैं वहाँ पूछूं भी तो किससे? शादी का घर, इतने सारे लोग और ऐसा माहौल कि मेरे ससुराल में तो कोई तम्बाकू नहीं पीता। मैं शर्म से मारे उनसे पूछ भी नहीं सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वे दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा, तम्बाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तम्बाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया है। आप वहां जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाड़े में पहुंचा। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे कहीं भी तम्बाकू नजर नहीं आई। मैं हैरान होकर अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं भी तम्बाकू नजर नहीं आई। तुम ही चलो और मुझे दिखाओ। उसने कहा कि मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ और दोनों पाँव में मेहंदी लगी हुई है। मैं चल भी नहीं सकती। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूंगा, बस तुम मुझे उंगली से इशारा कर देना, मैं ले आऊंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। बाड़े में बिजली तो नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी जब मेरे कंधे पर बैठी थी तो दूर के अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसे सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने खूंटों से भाग गई। जब वो भाग रही थी तो आगे शादी का खाना बन रहा था। वे सारे घर वाले भागकर बाड़े में देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी की सारी गाय भैंसे अपने खूंटों से डोर तुड़ाकर भाग गई। जब ये लोग आए तो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मेरे सालों और ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, जवाई जी ये क्या हो रहा है? आप बिटिया को अपने कंधे पर क्यों उठाए हैं? फिर मैंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हमसे ही कह दिया होता तो हम ही आपको तम्बाकू लाकर दे देते थे। मेरा किस्सा भी कुछ यूं ही समाप्त हुआ। अब तीसरे ने पूछा, बताइए हम चारों में से कौन सबसे ज्यादा मूर्ख है? तो वहां के जो बुजुर्ग थे उसने कहा कि देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, तो जो तुम काट में अपने आप गिर पड़े तो तुम ही सबसे ज्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें कोई लालच था, ना हक, ना ही कोई कुछ काम था, और तुम बिना मतलब ही काट में जा फंसे, इसलिए सबसे ज्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। दोस्तों, ये तो बुजुर्गों की राय थी। आपकी राय में इन चारों मूर्खों में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसी प्रकार अच्छी अच्छी और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।